लिखिए, सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए प्रिज्म का। लिखिएगा, ए ट्रांसपेरेंट मीडियम which is surrounded by a number of plane or curved surfaces in which of them at least two surfaces are plane and non parallel to each other known as prism। कैसा भी शेप का हो सकता है प्रिज्म। कंडीशन जो है वो केवल कंडीशन ये है कि आपको दो सरफेस आपस में पैरेलल नहीं होना चाहिए और प्लेन होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम लोग को जो मेन रूप से पढ़ना है ट्रायंगुलर प्रिज्म पढ़ना है। ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ट्रायंगुलर प्रिज्म लिखिए हिंदी, वैसा पारदर्शक माध्यम जो समतल या वक्र सतह द्वारा घिरा हो, जिसका कम से कम दो सतह समतल और आपस में समांतर नहीं हो प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म कहलाता है। समझिए, इस तरह का शेप है प्रिज्म, पूरा सॉलिड सरफेस है। बात समझे, ये पूरा इधर से भरा हुआ है, इधर से भी भरा हुआ है। हम लोग सामान्यतः प्रिज्म को ट्रायंगल के द्वारा दिखाएंगे। ये ट्रायंगल ही क्या कहलाएगा? प्रिज्म कहलाएगा। जस्ट ऐसे इधर से देखिए तो कैसा नजर आ रहा है। ये नीचे से पूरा भरा हुआ रहे तो ये ट्रायंगल दिखाएगा। ये जो नीचे है, जो नीचे वाला सरफेस है, उसको क्या कहते हैं? बेस। इसको क्या कहेंगे? बेस। इसका नाम देंगे ए बी सी। इसको कहते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। और इस कोण को कहते हैं क्या चीज? एंगल ऑफ प्रिज्म। इस कोण को क्या कहते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। देखिए, अब ये फिगर में देखकर केवल बताने से एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं होगा। एंगल ऑफ प्रिज्म होता कौन है? तो किसी प्रिज्म पर आपतित किरण पड़ा और जिस सतह से निकला, दो सतह, एक सतह जिस पर आपतित किरण आकर पड़ा और दूसरा वो सतह जिससे अपवर्तित किरण या निर्गत किरण निकला, इस दोनों के बीच का कोण कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। ये भी एंगल ऑफ प्रिज्म हो सकता है, लेकिन उसके लिए या तो इस सरफेस पर आपतित हो प्रकाश की किरण और इस सरफेस से निकलता हो, या इस सरफेस पर आपतित होता हो और इस सरफेस से निकलता हो।
मतलब यदि हम लोग को लिखना पड़ जाए कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ प्रिज्म को ए से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या कहेंगे, द एंगल बिटवीन टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस of a prism is called क्या चीज, एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आया, ये बात समझ में आया। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, जहां पर अपवर्तक इस पर आपतित किरण आकर पड़ रहा है और इससे निकल रहा है, तो ये इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे हुआ, और ये वाला कौन सा रे हुआ, इमर्ज्ड रे। बताए थे इमर्ज्ड रे, नहीं निर्गत किरण, और इसके अंदर कुछ डेविएशन के साथ ऐसे चला होगा। बात समझ में आया। तो ये वाला इंसिडेंट रे जिस सरफेस पर पड़ा वो सरफेस, और जिससे किरण निकला उस सरफेस, दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म। हो सकता है कि यहीं तक रहता प्रिज्म, इधर वाला बात नहीं रहता। ये बात समझ में आया। तब पर भी एंगल जहां पर ये इंटरसेक्ट करता हुआ प्रतीत होता, जो कोण बनता, उसी को कहते एंगल ऑफ प्रिज्म। बात समझे। जैसे इस केस में देखिए, यहां पर क्या, ये दोनों इस सरफेस पर आकर पड़ा प्रकाश की किरण, इस सरफेस से निकला, ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट किया है, अभी नहीं किया, तो इसको आगे बढ़ाएंगे दोनों सरफेस को। ये एक्चुअल में लाइन नहीं है बल्कि क्या है, सरफेस है। लाइन को टॉप व्यू से देखेंगे तो, ये सरफेस को टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या होगा, सॉरी साइड व्यू से देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, लाइन नजर आएगा। जैसे इसको देखेंगे तो कैसा नजर आएगा, साइड से एक लाइन नजर आ रहा है, ऐसे देख रहे हैं तो स्क्वायर नजर आ रहा है। बात समझे। तो वही सरफेस ऐसा वाला है, तो ये लाइन दिख रहा है। ये एक्चुअल में क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये दोनों सरफेस को क्या बोलेंगे, इस सरफेस को भी बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस। बात समझे। जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन की घटना होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये बात समझ में आया। अभी केवल हम नाम बता रहे हैं कि प्रिज्म में कौन कौन क्या नाम होता है। बात समझे। और इस कोण प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म के सामने वाला साइड को कहते हैं क्या चीज, बेस। क्या कहते हैं, बेस। इसको लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन बाय ये क्या चीज, प्रिज्म। रिफ्रैक्शन बाय ए प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। देखिएगा, प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन। सबसे पहले हम प्रिज्म को कैसा शेप में बनाएंगे, ट्रायंगुलर शेप में। ये प्रिज्म हो गया, इसको हम कह दिए प्रिज्म कोण। बात समझ में आया। एक किरण को इस पर इंसिडेंट कराए, ये इंसिडेंट रे कहलाया। कोई दिक्कत, इंसिडेंट रे। अब यहां से पहले डेविएशन होगा, एक नॉर्मल खींचेंगे जो इस सतह के परपेंडिकुलर होगा, इस सतह के परपेंडिकुलर ऐसा एक लंब खींच दिए, हो गया। अब यहां से क्या करेगा, डेविएट करेगा, कहां जाएगा, ये मान लिया जाए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया म्यू, और इधर हो गया कैसा 1, ये μ2 बराबर कैसा हो गया, म्यू हो गया। बात समझ में आया। तो यहां से ये 1 है तो पक्का तौर पर इससे ज्यादा ही होगा। जैसे ही डेंसर मीडियम में गया तो बेंड करेगा, ये वाला कोण क्या कहला जाएगा, R। ये वाला कोण कौन सा कहलाएगा, I, और ये क्या कहला जाएगा, R। फिर यहां से रिफ्रैक्शन की घटना होगा, फिर इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, नहीं इस सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच दिए। बात समझे। ये वाला कोण फिर से आई कहलाना चाहिए इस रिफ्रैक्शन के लिए, लेकिन पहले से ही हम लोग क्या दे दिए, आई नाम दे चुके हैं, तो कुछ अलग नाम देते हैं। इसका नाम देते हैं आर डैश। फिर यहां से ये कोण छोटा होगा, इससे भी बड़ा कोण से निकलेगा, नहीं ये वाला क्या कहला जाएगा, ई, इमर्ज्ड एंगल।
और इसको कहते हैं इमर्ज्ड रे। क्या कहते हैं? इमर्ज्ड रे। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक और होता है एंगल ऑफ डेविएशन, हम लोग पहले ही पढ़े थे। एंगल ऑफ डेविएशन, जितना कोण से आपतित किरण डेविएट करता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये बात समझ में आया? यदि ये प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण ऐसे जाता, प्रिज्म के कारण इधर गया तो कितना कोण से घुमा? ये डेल्टा कोण से। इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ डेविएशन। कोई दिक्कत है? प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ ये बात पहले समझ में आया। एक आपतित किरण रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ा, अपवर्तन की घटना हुआ, प्रिज्म के अंदर गया, फिर प्रिज्म से बाहर निकलने लगा तो फिर से अपवर्तन की घटना हुआ, और निकलने वाला किरण को कहेंगे क्या चीज? निर्गत। निर्गत किरण। क्या बोलेंगे? निर्गत किरण। और इसको कहेंगे निर्गत कोण। यही ना? क्या बोलेंगे? निर्गत कोण। कोई दिक्कत? अब सिंपल बात सोचते हैं, नाम दे देते हैं कुछ कुछ। यहां पर नाम दे दिए हम, क्या चीज नाम दे दिए? ए नाम दिया हुआ है डी, ई, और ये वाला नाम दे दिए एफ। इस पॉइंट का नाम क्या दे दिए हम? एफ। कोई दिक्कत? अब इस ट्रायंगल को देखिए तो थोड़ा सा, छोटा वाला ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल डी, यहां पर ओ नाम दे दो, यहां पर ई नाम दो, ओ नाम दे देते हैं। डी ई ओ, तीनों कोनों का समेशन कितना होगा? 180। तो डी ओ ई प्लस कोण आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180। कोई दिक्कत हो तो बोलना। कोई दिक्कत है? बोलो। तो ये आ जाएगा डी ओ ई एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस आर प्लस आर डैश। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलिए। एक चतुर्भुज देखिए, इन क्वाड्रिलेटरल, कौन सा? हाँ, ए डी ओ ई। क्या लिखें? ए डी ओ ई। क्या लिखेंगे? इसके चारों कोनों का समेशन कितना डिग्री के बराबर है? 360 के बराबर होना चाहिए। तो इसको नाम दे दिया एंगल ऑफ प्रिज्म। नहीं, प्लस इस कोण को कितना नाम दिए थे? डी ओ ई, और प्लस ये कोण 90, क्योंकि इस ए बी लाइन और इस नॉर्मल के बीच का कोण कैसा होगा? 90 डिग्री। तो ये कोण हो गया 90 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बोलो। क्या हो जाएगा? बोलिए जल्दी। ये आ जाएगा डी ओ ई इज इक्वल टू 180 माइनस ए। नहीं, इस दोनों को बराबर कर देंगे, प्लस 360। इधर घट गया तो 180 है ना बचा रे बुढ़वा। नहीं बात समझा? उधर जाकर 180 घटा तो 360 में 180 घटा दिए, बचा क्या? 180। कोई दिक्कत है तो बोलो। कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब देखिए, तो इसको देखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? कितना हो जाएगा? आर प्लस आर डैश का मान ए के बराबर आ रहा है। देखिए तो आ रहा है या नहीं? हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है? डी ओ ई कोण दोनों बराबर होगा? अरे होगा। दो तरफ से निकाले, दोनों डी ओ ई कोण बराबर होगा। तो ये आ जाएगा 180 माइनस आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू 180 माइनस ए। तो 180 से 180 खत्म हो गया? नहीं खत्म हो गया। तो आ जाएगा क्या चीज? ए इज इक्वल टू आर प्लस
आर डैश। कोई दिक्कत है तो बोल दो, कोई दिक्कत है? हमको निकालना है एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब इस दोनों कोनों का समेशन उतना ही होगा जितना एंगल ऑफ प्रिज्म होगा। ये इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इसका आपतन कोण कितना होगा और परावर्तन कोण कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग ये दोनों बदलेगा आपस में, लेकिन दोनों का समेशन हमेशा किसके बराबर रहेगा? ए के बराबर रहेगा। ये क्या आपतन कोण पर डिपेंड किया? दोनों का समेशन हमेशा किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। बात समझे? अब चलिए एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ क्या चीज? डेविएशन। डेल्टा बराबर, पहले डेल्टा कहाँ बन रहा है वो देखिए, यहां पर भी कुछ नाम दे दीजिए, एफ। क्या नाम दे दिए? एफ। अब इस ट्रायंगल को देखिए, डी ई एफ, ये क्या बाह्य एंगल है? तो बाह्य एंगल बराबर होता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। ये दोनों का समेशन के बराबर होगा? नहीं होगा। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन बराबर लिखें तो कौन कौन कोण लिखेंगे? नाम जरा लिखिए तो। कोण, बोलो जल्दी। डी ई एफ और प्लस ई डी एफ, नहीं ई डी एफ। अरे ये त्रिभुज देखो, डी ई एफ में ये कोण और ये कोण का समेशन ये कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, दूर वाले दो अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये दोनों कोण कैसा हो गया आपस में? ये दोनों का समेशन इसके बराबर हो गया। अब ये कोण कितना होगा जरा सोचिए तो। 90 माइनस आर, ये तो कैसे जान गया? अरे आराम से, ये लाइन और किसके बीच परपेंडिकुलर है? हड़बड़ाना नहीं है। अरे इधर देखो, इधर देखो, ये कोण और ये पूरा कोण बराबर होगा क्योंकि सम्मुख कोण है, और इसमें से आर घटा देंगे तो ये कोण हो जाएगा। मतलब आई माइनस आर इस कोण का मान होगा। कितना लिखें? इस डेल्टा बराबर लिखेंगे तो आई माइनस आर। कोई दिक्कत है तो बोलो। बात समझ में आया? ये कोण, ये पूरा, ये ब्लू वाला और ये ब्लू वाला के बीच का कोण कितना हो जाएगा? आई। वर्टिकल अपोजिट एंगल से या सम्मुख कोण से नहीं, और इसमें ये कोण निकालना है तो इस पूरा में से ये कोण घटा देंगे तो ये वाला नहीं बचेगा। उसी तरह इधर ये ई कोण है, ई माइनस आर डैश। बात समझ में आया? ई माइनस आर डैश। इसको क्या लिख सकते हैं? डेल्टा बराबर आई प्लस ई माइनस आर प्लस आर डैश, और आर प्लस आर डैश का वैल्यू हम लोग जान रहे हैं कितना? कितना? एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर। तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर ये नहीं हो गया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो। नहीं दिक्कत है तो लिखो। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, ड्रा ए रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास प्रिज्म। जो अभी ड्रॉ किए थे वो खींचना है। पहला बात, derive the formula for determination of refractive index of a material of the prism। म्यू इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म क्या चीज है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। बात समझे? ये बात आपको निकालना है, साबित करना है, सिद्ध करना है। बात समझे? यहां पर सबसे पहले मीनिंग समझ लीजिए। म्यू क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा एम क्या है? मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, और तो कुछ है नहीं। म्यू समझ ही रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। बात समझ में आया? ये साबित करना है। क्या साबित करना है?
म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। कोई दिक्कत? ये चीज साबित करना है। पहले कुछ अनुमान लगाते हैं कि साबित कैसे होगा। साइन 2 बार आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्नेल्स लॉ से ही आएगा। ये बात समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? साइन इसमें 2 बार आ रहा है तो कहीं ना कहीं क्या होगा? स्नेल्स लॉ से आएगा। बात समझे? क्योंकि स्नेल्स लॉ में 2 बार साइन आता है। μ1 साइन आई इज इक्वल टू μ2 साइन आर, लेकिन इसमें डेल्टा नहीं है और ए भी नहीं होता। तो इसके लिए पहले एक नोट का पॉइंट देखते हैं। देखिए होता क्या है, कोई भी प्रिज्म पर जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। क्या होता है? जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर ये प्रिज्म हो गया, आपतन कोण यदि ऐसे रख दिए तब पर भी एंगल ऑफ डेविएशन होगा इस डायरेक्शन में। नहीं, बात समझे? ऐसा थोड़ी ना कि यहाँ से नहीं डेविएशन होगा, यहाँ से तो कुछ होगा ना। अरे बात समझे? तो जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन घटता है। पहले एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है? घटता है। एक प्रॉपर एंगल पर जाकर फिर एंगल ऑफ डेविएशन का मान क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। इसका ग्राफ खींचते हैं एंगल ऑफ डेविएशन और आपतन कोण का, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। बात समझे? इस तरह का ग्राफ आता है। क्या है? इस पर एंगल ऑफ क्या है? इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और इस पर एंगल ऑफ डेविएशन है। 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस रखते हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन बड़ा होता है, क्योंकि 2 जगह से ना रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक जगह से तो हो नहीं रहा है। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम मिलेगा। ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? मिनिमम है। इससे कम एंगल ऑफ डेविएशन होगा ग्राफ के अनुसार। ये ग्राफ कहाँ से आया? तो ये प्रैक्टिकल करके ग्राफ खींचा हुआ, मतलब देखा गया है कि जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं एंगल ऑफ डेविएशन मेजर किया गया। एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ बन रहा था? ये ऊपर में यहाँ ना बन रहा था जी, यहाँ पर और ऐसे गया था एंगल ऑफ डेविएशन इस डायरेक्शन में, यही वाला यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन कहाँ ला जाएगा। फिर धीरे धीरे यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन जाएगा जैसे जैसे बढ़ाएंगे तब। बात समझे? कोई दिक्कत? जिस पॉइंट पर एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, वहाँ पर आई और ई फॉर क्या? इमर्ज्ड एंगल दोनों आपस में बराबर हो। जिस पॉइंट पर जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा वहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्ज दोनों कैसा होगा? बराबर होगा। तो वही नोट का पॉइंट लिख लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग, या ऐसे लिखिए फर्स्टली ऑन इंक्रीजिंग the angle of incidence, angle of deviation decreases after a certain angle of incidence angle of deviation increases at minimum angle of deviation क्या होगा? आई इज इक्वल टू ई होगा। बात समझे? बात समझ में आया? कोई दिक्कत है तो बोलिए, लिख लीजिए इसको, इसका हिंदी लिख लीजिए, नहीं तो देख लीजिए उसके बाद लिखिएगा। इधर और देखिएगा, उसके बाद लिखते रहिएगा। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। अभी एक आया था डेल्टा बराबर फॉर्मूला,
क्या आया था, यहाँ पर लिखा हुआ था, चूंकि डेल्टा बराबर अभी पढ़े थे हम लोग क्या चीज, आई प्लस ई माइनस ए। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, लिखना भी नहीं। तो यहाँ पर डेल्टा यम बराबर लिखेंगे तो आई प्लस आई लिखेंगे, बोलो कोई दिक्कत, और माइनस ए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां पर से क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू डेल्टा यम प्लस ए होगा। i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यम प्लस ए बाई 2 होगा या नहीं, देखो कुछ तो आया नहीं। अब यहां पर एक बात और होता है, क्या होगा, r बराबर r डैश, याद है r और r क्या था, r डैश, अभी बताए। जो प्रिज्म के अंदर आपतन कोण था r डैश, और अपवर्तन कोण जो था फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बाद वो r था। तो यहां से एक बात और निकल कर आया, यदि इस बात का यूज किए तो चूंकि हम लोग पढ़े थे r प्लस r डैश बराबर a, बात समझ में आया। तो क्या हो जाएगा, यदि r डैश और r बराबर है तो इस स्थिति में क्या लिखेंगे, r प्लस r इज इक्वल टू a। तो क्या हो जाएगा, 2r इज इक्वल टू a, तो r बराबर a बाई 2। बात समझे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। फिगर बना दें, लो यहाँ पर फिगर भी प्रिज्म का हम बना देते हैं। कौन क्या था फिर से देख लीजिए, ये वाला हो गया आपतित किरण, और यहाँ से ये किरण ऐसे गया और यहाँ से निकला, नहीं ये ना निकला जी, ये ऐसा निकला, ये निर्गत किरण हो गया, ये वाला हो गया नॉर्मल, और ये वाला भी हो गया अभिलंब। ये कौन था R, और ये कौन था, ये कौन था I, और ये कौन था E। एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, देख लो, यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन था, ये था डेल्टा, नहीं ये प्रिज्म कौन सा था, ABC। अभी बनाए थे इसलिए हम नहीं बनाना चाहे, कोई दिक्कत। अब कहीं पर कोई नाम देने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डिटेल से तो पहले ही बनाया हुआ है, नहीं। फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए, फॉर कौन सा रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, देख लीजिए फर्स्ट रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या पढ़े थे, बोलो जल्दी, μ1 और μ2, तो क्या हो जाएगा, μ1 साइन I इज इक्वल टू μ2 साइन R। कोई दिक्कत, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1, कितना आ गया 1। साइन I का वैल्यू हम लोग निकाल कर रखे हुए हैं, कितना हो गया, हाँ, या इसी को लिख सकते हैं a प्लस डेल्टा m बाई 2, नहीं दोनों में कोई अंतर है, तो a प्लस डेल्टा m बाई 2, और ये आ गया μ2 का वैल्यू μ, और ये साइन a बाई 2। कोई दिक्कत, क्या आ जाएगा, इसको नीचे ले आइए, तो म्यू इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन a प्लस डेल्टा m बाई 2, और बाई साइन a बाई 2। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है, μ2 बाई μ1 नहीं हो जाएगा, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, यहाँ पर 1 नहीं रखते तो क्या आ जाता, μ2 बाई μ1 नहीं आ जाता, आता या नहीं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर रह सकता है, क्या रह सकता है, μ2 1 भी रह सकता है, हड़बड़ाना नहीं है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, बात समझ में आया, क्या बोले, नहीं बात समझे। हो सकता है कि प्रिज्म यहाँ पर म्यू ना दे करके μ2 1 दे दे, μ2 जहाँ क्या हो जाए, प्रिज्म का अपवर्तनांक, और μ1 उसके सराउंडिंग मीडियम का अपवर्तनांक हो जाए, तब पर भी हो सकता है। यहाँ पर फॉर्मूला में केवल क्या आ जाएगा, μ2 1, μ2 बाई μ1।
कोई दिक्कत है तो बोलिए। थीन का मतलब समझ में आ रहा होगा। थीन का मतलब हो गया पतला प्रिज्म, नहीं और पतला जितना संभव है। थीन का मतलब हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा, नहीं बहुत छोटा हो जाए, और छोटा करना है तो और कर सकते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म कैसा हो जाए, छोटा हो जाए, और छोटा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा छोटा कर दीजिएगा तो फिर दिखेगा ही। ये क्या हो गया, थिन प्रिज्म। मतलब सबसे पहला ABC जो है, ABC जो होगा वो क्या हो जाएगा, थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ प्रिज्म A इज स्मॉल। सीधा थिन प्रिज्म का मतलब क्या चीज, A इज स्मॉल। और जब A स्मॉल होगा तो सब कुछ को अपने आप स्मॉल रखना पड़ेगा। आपतन कोण का मान भी, अपवर्तन कोण का मान भी, और एंगल ऑफ, सब अपने आप कैसा हो जाएगा, डेविएशन भी छोटा होगा। बात समझे, छोटा होगा, मिनिमम नहीं होगा। मिनिमम अलग बात हुआ, और छोटा होने का मतलब डेविएशन कम होना। बात समझे, मिनिमम डेविएशन का मतलब भी कम है, लेकिन वहां पर प्रिज्म को कैसा लेना था, नॉर्मल प्रिज्म लेना था, लेकिन यहां पर प्रिज्म कैसा ले रहे हैं, स्मॉल ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये स्मॉल हो गया, इसका मतलब और क्या क्या स्मॉल लेंगे, I और E भी कैसा लेंगे, स्मॉल ही लेंगे। कैसा लेंगे, स्मॉल ही लेंगे। अब लगा दीजिए फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, कुछ नहीं करना है, बस सीधा लिख लेना है। फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन क्या लिखेंगे, μ1 sin I इज इक्वल टू μ2 sin R। इधर कैसा ले लिए, हवा ले लिए, ऐसा आया। डेविएशन तो कुछ वैसा ही होगा, ऐसा नहीं कि वैसा नहीं होगा, बात समझे। लेकिन यहाँ पर μ2 sin R लिखेंगे। R कौन सा है, फिर से थोड़ा सा देख लीजिए। ये वाला कैसा हो जाएगा, R हो जाएगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा, R डैश हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, जब छोटा हो गया तब μ1, रहने दीजिए μ1 ही, बाद में हम रख देंगे वैल्यू। साइन I को हम लोग लिख सकते हैं I, और इसको क्या लिख सकते हैं, R। नहीं, एक बार और लगाइए, फॉर कौन सा, सेकेंड रिफ्रैक्शन, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, μ2 sin R डैश। ये R डैश न था है, और ये R था, और ये वाला कौन क्या था, और इज इक्वल टू μ1 sin E। नहीं होगा, क्या हो जाएगा, μ2 R डैश μ1 E। नहीं बात समझे, यहां से I का मान निकाल लीजिएगा तो μ2 बाई μ1 R, यहां पर आ जाएगा क्या चीज, E का मान μ2 बाई μ1 R डैश। एंगल ऑफ डेविएशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बराबर पढ़े थे I प्लस E माइनस A। कोई दिक्कत, I का वैल्यू पहले से मालूम कर लिए हैं, μ2 R प्लस μ2 बाई μ1 R डैश माइनस A। डेल्टा बराबर क्या आ गया, इस दोनों को कॉमन ले लो, μ21 R प्लस माइनस ना, ये क्या आ गया, A। नहीं, डेल्टा बराबर क्या होगा, μ21 A माइनस A। नहीं, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा μ21 माइनस 1 इंटू
ए। नहीं आ गया? बात समझे? और क्या हो सकता है जब सराउंडिंग मीडियम इफ कैसा हो जाए, μ1 = 1 हो जाए, तो डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा, μ2/μ1 और -1 और इंटू ए, इसका वैल्यू 1 रख देंगे तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, एंड μ2 = μ। नहीं हो गया? कोई दिक्कत है तो बोलो। बात समझ में आया क्या क्या किए? अब जब थिन प्रिज्म होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो ऐसा होगा। कोई दिक्कत? उससे भी जो पहले लिखे थे ना ये वाला फॉर्मूला, इससे ज़्यादा कारगर यही फॉर्मूला हो गया, ज़्यादा यही यूज होगा। बात समझे? क्योंकि जो ज़्यादातर हम लोग का प्रिज्म पढ़ना है वो कैसा पढ़ना है, थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म ही पढ़ना है। बात समझे? तो ये वाला लिख लीजिए। ये म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, नहीं, ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, नहीं, और डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन। बात समझे? लिख लीजिए। डिस्पर्सन ऑफ लाइट लिखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, आवाज नहीं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, ठीक है? लिखिए, व्हेन व्हाइट लाइट इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म then it split into 7 constituent constituent colors known as, आवाज नहीं, known as dispersion of light and नीचे से लिखिएगा, and the band of 7 colors on a screen is called क्या चीज, स्पेक्ट्रम। देखिए इस तरह से ये प्रिज्म हो गया और इस पर एक व्हाइट लाइट इंसिडेंट करा है। ये कौन सा लाइट है, व्हाइट लाइट। ये करेगा क्या, 7 कलर में विभक्त होगा। कितना कलर में, 7 कलर में। बात समझ में आया? ये 7 कलर में विभक्त हो गया। यहाँ पर एक स्क्रीन रख दिए, इसी को क्या कह रहे हैं, स्क्रीन। स्क्रीन का मतलब होता है पर्दा। बात समझे? तो इस पर ये 7 रंग का पट्टी मिलेगा। अब हम अलग अलग कलर का तो दिखा नहीं सकते हैं, तो हम क्या किए, 7 को लाइन बना दिए। ये 7 कलर का है। बात समझे? विबग्योर के अनुसार ये मिलता है, ये VIBGYOR। बात समझे? हाँ, हिंदी में जो भी आप कहते हैं, ये इस तरह से
7 कलर मिल गया। इसको कहते हैं क्या चीज? स्पेक्ट्रम। इसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम जो प्राप्त हुआ और जिस घटना के कारण ये टूटा, व्हाइट लाइट 7 कलर में टूटा, उसको कहते हैं क्या चीज? ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो ये बैंड प्राप्त हुआ, बैंड यहाँ पर 7 कलर का एक पट्टी प्राप्त हुआ, उस पट्टी को कहते हैं स्पेक्ट्रम। और ये जो टूटा उस घटना को कहते हैं डिस्पर्सन। बात समझे? टूटने की घटना को क्या कहते हैं? अलग अलग होने की घटना को क्या कहते हैं? हाँ, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और जो स्क्रीन पर पट्टी प्राप्त हुआ 7 कलर का, उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। इसमें सबसे ऊपर जो कलर होता है रेड होता है, मतलब डेविएशन सबसे कम होता है किसका? रेड कलर का। किसका डेविएशन सबसे कम होता है? अब देखिए, बात समझ में आया? तो यहाँ पर और बैगनी का सबसे ज्यादा होता है, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, और सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट का। किसका? पूरा कलर का नाम भी हम लिख देते हैं। R फॉर क्या हो गया? रेड, और O फॉर ऑरेंज, और Y फॉर येलो। और बोलिए, आवाज करता है। G फॉर क्या हो गया? ग्रीन, और B फॉर हो गया ब्लू, और बोलिए I फॉर इंडिगो, इंडिगो, और V फॉर हो गया वॉयलेट, वॉयलेट। बात समझे? कोई दिक्कत? अब कहेगा वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होता है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा, वेवलेंथ लेमडा। और उसके बाद किसका ज्यादा? ऑरेंज का, वेवलेंथ ऑफ ऑरेंज। और उसके बाद येलो, उसके बाद क्या चीज? येलो, फिर ग्रीन, और उसके बाद ब्लू, और उसके बाद इंडिगो, और उसके बाद वॉयलेट। वॉयलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है। किसका वेवलेंथ सबसे कम होता है? वॉयलेट का। बात समझे? इसलिए उसका डेविएशन ज्यादा होता है। एक्चुअल में इस प्रिज्म का एंगल ऑफ डेविएशन कलर पर भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ पर भी। बात समझे? मतलब अपवर्तनांक भी सब कलर के लिए समान नहीं रखता होगा। बात समझे? सब कलर के लिए अपवर्तनांक, जैसे डेल्टा डेविएशन सबसे ज्यादा लिखे क्या चाहिए? μ1 -1, म्यू इज -1 इंटू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म तो सबके लिए बराबर, लेकिन डेविएशन सबका अलग अलग है। मतलब एंगल, ये अपवर्तनांक सबके लिए अलग अलग होगा। जैसे डेविएशन सब कलर का अलग अलग मिला, तो ये डेविएशन जो मिला सब कलर का अलग अलग, ए तो सबके लिए बराबर है, तो इसमें अलग अलग क्या हुआ होगा? म्यू अलग अलग हुआ होगा। मतलब सब कलर का इसके लिए म्यू का वैल्यू ज्यादा और इसके लिए म्यू का वैल्यू कम। बात समझे? कोई दिक्कत? लिख लीजिए। हाँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट सेम रहेगा। बात समझे? क्योंकि सबका स्पीड सेम है। कोई दिक्कत? इसको लिख लीजिए। हिंदी लिखा? हिंदी लिखो, तो हिंदी लिखो, लिखो जल्दी, पहले हिंदी लिखिए। व्हेन, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म पर आपतित होता है तो वह अपने अवयवी 7 रंगों में, अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और किसी पर्दा पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी, पर्दा पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी, 7 रंगों की पट्टी
स्पेक्ट्रम कहलाता है, या श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहलाता है।